कहानी शुरू होती है शंघाई सिटी से। हमारा मेन कैरेक्टर लिंग जीचेन एक नए जन्म लेने वाले बच्चे के शरीर में ट्रांसपिग्रेट कर जाता है। उसका दिमाग अभी पूरी तरह से डेवलप भी नहीं हुआ है, पर उसे पिछली जिंदगी की सब बातें याद हैं। जी चेन के पास एक गोल्डन चीट है, एक फ्यूचरिस्टिक सिस्टम विंडो। जब वो सिर्फ 33 दिन का होता है तभी उसके सामने उसका स्टेटस पैनल खुल जाता है। नेम लिन चीचेन, एज 33 days, बायो लेवल ऑर्डिनरी रैंक 1, बायो एट्रीब्यूट नॉन। जब जीचेन 3 महीने का होता है वो अपना पहला सिस्टम टास्क पूरा करता है। उसने लगातार अपने पैर चलाई, जिसके बाद उसे एक अचीवमेंट मिलता है, किक 10,000 टाइम्स। उसका रिवॉर्ड, उसे एक नया बायो एट्रीब्यूट मिलता है जिसका नाम है यूज इट और लॉस इट। उसकी पावर होती है, इस एट्रीब्यूट की वजह से अगर वो अपने शरीर के किसी भी हिस्से की ट्रेनिंग करता रहेगा तो वो हिस्सा एंडलेसली स्ट्रॉन्गर होता जाएगा, लेकिन सिर्फ ह्यूमन लिमिट के अंदर। फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड, जीन फर्सर्स। जी चेन के पेरेंट्स लिन याशेंग और जैंग वॉन्शिन उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। उसके फादर कहते हैं कि जी चेन बड़ा होकर एक बड़ा जेनिफर्सर या कम से कम एक साइबोर्ग बनेगा। जी चेन को अभी तक समझ नहीं आया है कि इस दुनिया में ये मॉन्स्टर पावर्स और टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, पर वो सामने सिस्टम के साथ ग्रो करने के लिए तैयार है। लिन जीचेन अब 4 महीने का हो चुका है। अपने पेरेंट्स को डराने से बचने के लिए वो अपनी सारी ट्रेनिंग रात के अंधेरे में छुपकर करता है। इन नन्ही उम्र में वो क्रॉल और बैठने सीख गया है। हर क्रॉल के साथ उसका वेटिलिटी, कोऑर्डिनेशन और क्रॉलिंग प्रोफिशिएंसी बढ़ रही है। अपने गोल्डन चीट यानी यूज इट और लॉस इट एट्रीब्यूट की वजह से जी चैन ने सिर्फ 5 महीने की उम्र में चलना शुरू कर दिया है। सिस्टम उसे हर स्टेप पर वॉकिंग प्रोफिशिएंसी +1 दे रहा है। जब जी चैन 6 महीने का होता है वो न्यूज़ देखकर हैरान रह जाता है। उसे पता चलता है कि ये वो अर्थ है ही नहीं जिसे वो पहले जानता था। इस अर्थ पर भयानक बदलाव आया है, जिसकी वजह से बीट्स नाम के खतरनाक मॉन्स्टर्स पैदा हो गए हैं। ये बीट्स इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए इंसानों ने दशकों डिकेड्स की मेहनत के बाद 2 नए रास्ते खोजे हैं। अपने शरीर को मशीन और टेक्नोलॉजी से बदल देना, ट्रांसफॉर्म द बॉडी, ताकि बीट्स को कुचला जा सके। अपने जीन्स को अपडेट करना और मॉन्स्टर्स या सुपर ह्यूमंस जैसी मॉन्स्टर पावर हासिल करना। जी चेन ने सबको देखकर पुरानी कॉमिक्स और हीरोज जैसे स्पाइडरमैन और आयरन मैन के बारे में सोचता है, पर यह दुनिया उनसे कहीं ज़्यादा रियल और डेंजरस है। लिन जिनचेन की प्रोग्रेस रोने या खेलने से नहीं बल्कि उसके सीक्रेट हार्डवर्क से हो रही है। वो क्रॉल और बैठना सीख चुका है। अपने पेरेंट्स को डराने से बचने के लिए वो सिर्फ रात में ट्रेन करता था। यूज इट और लॉस इट एट्रीब्यूट की मदद से वो रनिंग, जंपिंग और स्पीकिंग बोलना तक सीख गया है। वो अपने क्रिप में ही सिटअप्स और पुशअप्स करने लगा है। उसका कोर स्ट्रेंथ और सिटअप प्रोफिशिएंसी हर रैप के साथ बढ़ रही है। जी चेन हमेशा अकेले में ट्रेन करता था, पर एक दिन एक्सीडेंट हो गया। जब वो तेजी से सिटअप्स कर रहा था, उसकी मदर जैंग वेंगशिन ने उसे देख लिया। द फनी मोमेंट तब आता है जब वेंगशिन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, पर क्योंकि वो खुद एक मेल फिक्शन नॉवेलिस्ट कहानियां लिखने वाली है। उसे लगता है कि शायद ज़्यादा काम की वजह से उसे हेल्यूसिनेशंस हो रही है, वहम। जिनचेन तुरंत सोने का नाटक करता है और बच जाता है। इसी बीच जिनचेन की लाइफ में उसकी पहली फ्रेंड की एंट्री होती है। पड़ोस में एक नई फैमिली शिफ्ट होती है। जूमिंग नई पड़ोसन जो एक गिफ्ट लेकर आती है। शेन जिने, उसका हस्बैंड, एंड शेन किंगान, उसकी नन्ही बेटी। शेन को उस वक्त एहसास नहीं होता, पर शैन केंगन वही लड़की है जिसके साथ उसका नसीब हमेशा के लिए जुड़ने वाला है। जी चेन को पता चल चुका है कि ये म्यूटेटेड अर्थ बहुत खतरनाक है, जहाँ बीट्स का राज है। इंसानों के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो
साइबोर्ग्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बॉडी को मशीन बनाना या फिर बीट्स जीन को मर्ज करके मैजिक को मैजिक से लड़ाना। जीचेन का प्लान सिंपल है, अपने सिस्टम के साथ चुपचाप इवॉल्व होना और इस खतरनाक दुनिया में सरवाइव करना। कहानी में एक टाइम स्किप होता है और हम देखते हैं कि प्रोटोगोनिस्ट अब 8 महीने का हो चुका है। एक दिन जब उसकी मॉम उसे नहला रही होती हैं तो वो शॉक हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक 8 मंथ ओल्ड बच्चे के पेट पर क्लियर एब्स दिखाई दे रहे हैं। मॉम चिल्लाती हैं, हनी जल्दी आओ, कुछ बहुत बड़ा हुआ है। प्रोटोगोनिस्ट का डैड दौड़ता हुआ आता है। पहले तो वो भी हैरान होता है, इतने छोटे बच्चे के एब्स कैसे हो सकते हैं, लेकिन फिर वो अपना दिमाग लगाता है। डैड खुद एक मेल फिक्शन नॉवेलिस्ट है तो उसकी इमेजिनेशन नेक्स्ट लेवल पर है। वो सोचता है कि क्योंकि प्रोटोगोनिस्ट की डाइट बचपन से ही बहुत हैवी रही है, शायद इसलिए उसकी बॉडी ऐसी है। डैड सडनली एक्साइटेड होते हैं और वो एक्साइटेड होते हुए कहते हैं कि उनका बेटा एक वंस इन अ लाइफ टाइम प्रोडिगी है। वो प्रेडिक्ट करता है कि फ्यूचर में चेंचन लाइक प्रोटोगोनिस्ट या तो एक जीन फर्सर बनेगा या फिर कम से कम एक साइबॉर्ग। प्रोटोगोनिस्ट मन ही मन हंसता है कि उसके पेरेंट्स दोनों ही नोवेलिस्ट हैं, इसीलिए उन्हें उल्लू बनाना आसान है। उन्होंने तो उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ को जीनियस होने का टैग दे दिया। यहाँ से वर्ल्ड बिल्डिंग पता चलता है। प्रोटोगोनिस्ट बताता है कि इस म्यूटेड अर्थ पर सिर्फ वही अकेला जीनियस नहीं है। न्यूज़ में दिखाया जाता है कि कायोटो के एक लेजेंडरी मटेरियल क्लैन में एक बच्चा पैदा हुआ है जो सिर्फ 2 साल की उम्र में एक हाथ से 20 किलोग्राम डंबल उठा लेता है। ये देखकर प्रोटोगोनिस्ट की मॉम और भी कॉम्पिटिटिव हो जाती हैं। वो कहती हैं कि उनका चेंचन किसी भी प्रोटोगी क्लैन से कम नहीं है। प्रोटोगोनिस्ट ली लिन चीचेन न्यूज़ देखकर थोड़ा प्रेशर फील करता है और सोचता है, क्या मैं सच में 2 साल का होना पर 20 केजी वेट उठा पाऊंगा? कहानी में एक टाइम स्किप है और हमारा प्रोटोगोनिस्ट अब 2 साल का हो चुका है, इसीलिए ये कोई आम बच्चा नहीं है। अपने यूज इट और लॉस इट रूल को फॉलो करते हुए उसने अपनी ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा कर ली है कि वो सिर्फ 2 साल की उम्र में 20 किलोग्राम वजन का वेट एक हाथ से उठा लेता है। वो स्टोरेज रूम में छुपकर अपनी मॉन्स्टर पावर को बिल्ड कर रहा है। तभी वहाँ एक बच्ची आती है जिसका नाम शेन किंगन है। वो भी 2 साल की है, लेकिन हमारे प्रोटोगोनिस्ट के मुकाबले वो बिल्कुल एक नॉर्मल बच्ची है। वो प्रोटोगोनिस्ट को खेलने के लिए बुलाती है और उसके लिए एक चैन टार्ट लेकर आती है। प्रोटोगोनिस्ट को लगता है कि उनके बच्चे एक बहुत बड़ा मेंटल गैप है, क्योंकि जहाँ वो ट्रेनिंग में बिजी हैं वहाँ किंगन सिर्फ खाने और सोने में मस्त रहती है। प्रोटोगोनिस्ट को लगता है कि किंगन उसके साथ खेल रही है, लेकिन वो उसे एक वेटेड ट्रेनिंग एसेसरी की तरह उसे यूज़ करता है, एसेसरी की तरह उसे करने लगता है। जब वो पुशअप्स करता है तो किंगन उसकी पीठ पर सो जाती है, जिससे उसकी ट्रेनिंग और भी हार्ड हो जाती है। लेकिन इस ट्रेनिंग एसेसरी के साथ एक प्रॉब्लम है, किंगन अभी छोटी है, इसीलिए वो कभी कभी लीक कर देती है। एक सीन में प्रोटोगोनिस्ट चिल्लाते हुए अपनी मॉम को बुलाता है, मॉम किंगन ने फिर से सूसू कर दिया। बेचारा प्रोटोगोनिस्ट उसकी ट्रेनिंग के बीच में ये एक गंदा रुकावट बन जाता है। वक्त और आगे बढ़ता है। अब लिन जीचेन, जिसे हम प्रोटोगोनिस्ट बुला रहे हैं, 3 साल का हो चुका है। उसका सिस्टम और उसकी मेहनत रंग ला रही है। अब वो 2 साल वाला 20 केजी का रिकॉर्ड तोड़कर 40 का वेट एक हाथ से बिना किसी प्रॉब्लम के उठा लेता है। उसका लेवल अप हो रहा है और वो धीरे धीरे एक रियल मॉन्स्टर बनता जा रहा है। हम प्रोटोगोनिस्ट को देखते हैं जो टीवी पर एक न्यूज़ देख रहा है। न्यूज़ में बताया जा रहा है कि कायोटो का 1.5 साल का बच्चा 4.5 साल का बच्चा एक हाथ से
30 किलो डंबल उठा ले सकता है, लेकिन हमारा प्रोटोगोनिस्ट बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होता क्योंकि वो तो पहले से ही ऐसे लोगों को सरपास कर चुका है। प्रोटोगोनिस्ट अपना सिस्टम विंडो चेक करता है जहाँ उसकी डिटेल्स दिखाई देती हैं। नेम लिन जी चेन, एज सिर्फ 3 साल और बायो लेवल ऑर्डिनरी रैंक 1, बायो एट्रीब्यूट यूज इट और लॉस इट। वो सोचता है कि अगर रैंक 1 इतनी पावरफुल है तो रैंक 2 कैसी होगी? क्या वो ह्यूमन लिमिट्स के बिल्कुल पार होगी? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो पहली बार घर से बाहर निकलता है। बाहर की दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। प्रोटोगोनिस्ट देखता है कि सड़कों पर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि बीस्ट मैन जानवर जैसे दिखने वाले लोग और रोबोट्स भी घूम रहे हैं। उसे समझ नहीं आता ये सब जेनिफर और साइबोर्ग्स हैं। वो सीधे लाइब्रेरी जाता है क्योंकि उसके पास पेरेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा यूज़ नहीं करने देते। वहाँ उसके साथ एक बड़ी बहन और कुछ एल्डर लेडीज़ भी होती हैं जो उसकी टॉप स्टूडेंट वाली जीन्स की तारीफ करती हैं, जबकि वो वहाँ सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने गया है। लाइब्रेरी में पढ़ते वक्त उसे इस म्यूटेड अर्थ से का असली वर्ल्ड व्यू समझ आता है। इस दुनिया में 6 बायो लेवल्स हैं: ऑर्डिनरी, एडवांस्ड, रेड, एपिक, लेजेंडरी एंड मिथिकल। हर लेवल 9 स्टेज में डिवाइडेड है। एक आम इंसान हमेशा पहले स्टेज पर ही अटका रहता है। इस वर्ल्ड में ऐसा खतरनाक मॉन्स्टर हैं जिनके सामने इंसान किसी चींटी लाइक एंट से कम नहीं है। इतनी खतरनाक दुनिया देखकर प्रोटोगोनिस्ट को रियलाइज होता है कि उसे और ज्यादा तेज होना पड़ेगा। तभी उसका सिस्टम यूज उसे एक नया टास्क देता है। अचीवमेंट 100 मिलियन वर्ड्स पढ़ना। रिवॉर्ड होगा नया बायो एट्रीब्यूट, हेवनली इनसाइट। प्रोटोगोनिस्ट खुश हो जाता है क्योंकि वो एक साथ अपने ब्रेन एंड ब्रॉन लाइक दिमाग और ताकत दोनों को ट्रेन कर सकता है ताकि इस डेंजरस वर्ल्ड में सरवाइव कर सके। तभी स्टोरी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं प्रोटोगोनिस्ट ली जिनचेन अब 4 साल का हो चुका है। वो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर रहा है, दिन रात अपनी ट्रेनिंग और रीडिंग दोनों को बैलेंस कर रहा है। स्क्रीन पर एक सिस्टम विंडो दिखाई देती है जिसमें लिखा है यू आर रीडिंग illustrated beats, splits +1, compressions +1, knowledge +1। उसका रीडिंग प्रोग्रेस 43.96 मिलियन 10 करोड़ तक पहुंच चुका है। 4 साल की उम्र में लिन जीचेन की किंडरगार्टन लाइफ शुरू होती है जहां उसकी टीचर मिस स्ट्रॉबेरी हैं। लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं है। किंडरगार्टन ज्वाइन करने के थोड़े ही वक्त बाद उसका लेवल अप होता है और वो ऑर्डिनरी रैंक 2 पर पहुंच जाता है। अब उसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि वो 80 केजी का वेट सिर्फ एक हाथ से उठा सकता है। उसको बायो एट्रीब्यूट है यूज इट और लॉस इट। सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं, लिन जिनचेन की बाकी एबिलिटीज भी किसी आम एडल्ट से कहीं ज़्यादा हैं। वो 1.5 मीटर तक की स्टैंडिंग जंप लगा सकता है और 100 मीटर स्प्रिंट को सिर्फ 11 सेकंड में ख़त्म कर देता है। सोचिए, एक बच्चा जो अभी किंडरगार्टन में है उसके सेट्स बड़ों को टक्कर दे रहे हैं। क्लास में प्रोटोगोनिस्ट देखता है कि कुछ बच्चे एक मासूम लड़की चेन खिंगन को परेशान कर रहे हैं। वो उससे बैड वेटर कहकर चिढ़ा रहे हैं क्योंकि वो डर के मारे रोने लगती है। लिन जीचेन ये सब देखकर गुस्से से लाल हो जाता है। वो सोचता है विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और वो चुपचाप बैठकर ये बुलिंग नहीं देख सकता। लिन जीचेन तुरंत स्टेप इन करता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। वो एक जोर की रॉर लाइक चिंगारी निकालता है जिससे पूरी क्लास दहशत में आ जाती है। उसका डोमिनियरिंग और इतना खतरनाक है कि पुलिस के चेहरे डर के मारे बिगड़ जाते हैं। सारे बच्चे रोने लगते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं क्योंकि कोई अपने डैडी को बुला रहा है तो कोई कह रहा है कि वो कभी वापस किंडरगार्टन नहीं आएगा। प्रोटोगोनिस्ट ने एक ही झटके में सबको उनकी औकात दिखा दी। इस इंसिडेंट के बाद सिस्टम एक नई अनाउंसमेंट करता है। उसके ऑरे ने पूरी क्लास को डरा दिया है, इसीलिए उसका नया टाइटल अनलॉक होता है, किंडरगार्टन बॉस। इतना ही नहीं, एक नया क्वेस्ट ट्रिगर होता है, कॉन्ग्योर द 9 ईयर
कंपलसरी एजुकेशन लिंजी चेन थोड़ा हैरान है क्योंकि अभी तक उसने पुराना क्वेस्ट भी ख़त्म नहीं किया था और नया पंगा शुरू हो गया। स्टोरी के इस पार्ट में हमारा प्रोटोगोनिस्ट अपनी प्रोग्रेस दिखा रहा है। उसने एक बहुत बड़ा रीडिंग क्वेस्ट कंप्लीट किया है जिसमें उसने टोटल 100 मिलियन वर्ड्स रीड किए हैं। इस अचीवमेंट के बदले में उसे एक नया बायो एट्रीब्यूट मिलता है जिसे हेवनली इंसाइट कहते हैं। इस पावर से प्रोटोगोनिस्ट की लर्निंग एबिलिटी और मेमोरी ह्यूमन पीक इंसानी हदों के सबसे ऊपर तक पहुंच जाती है। वो अब किसी भी चीज़ को एक बार देखकर हमेशा के लिए याद रख सकता है। प्रोटोगोनिस्ट को एक नया सिस्टम फ्यूचर समझ आता है। क्वेस्ट पैरेलल में रन कर सकते हैं इसका मतलब वो एक साथ कई गोल्स पर काम कर सकता है। जब वो 7 साल का होता है और उसका किंडरगार्टन ग्रेजुएशन होता है तब वो रुकता नहीं है। एलिमेंट्री स्कूल शुरू होने से पहले की वैकेशंस में वो खुद को फिजिकल लिमिट्स तक पुश करता है। वो 2000 केजी के डंबल्स उठा रहा है जो एक बच्चे के लिए नामुमकिन। क्लासरूम में टीचर अनाउंस करती है, आज हमारी क्लास में एक नई स्टूडेंट आई है, बायशु। दरवाज़ा खुलता है, सफ़ेद बालों वाली शांत चेहरा और ठंडी आंखें। पूरा क्लास कुछ सेकंड के लिए उसे घूरता है। जीचन बस एक नज़र डालकर ऑब्जर्व करता है। जीचन के इनर थॉट्स, ये नॉर्मल लड़की तो नहीं लगती लेकिन सिस्टम की कोई वार्निंग नहीं है, मतलब इमीडिएट डेंजर तो नहीं है। बायशु किसी से बात नहीं करती, रेसिस में भी अकेली रहती है, डेस्क पर सर रखकर सोती रहती है। क्लास धीरे धीरे उसे इग्नोर करने लगती है। तभी कुछ 1 महीने बाद में सडनली क्लास में बदबू फैलती है। बायशु की वहाँ से सफ़ेद चिपचिपा लिक्विड निकल रहा है। स्टूडेंट्स का रिएक्शन जस्ट डिस्गस्टिंग। एक लड़का अपनी पानी की बोतल लेकर मजाक उड़ाते हुए बोलता है, लकी फॉर यू, आई एम काइंड। वो उसकी डेस्क पर पानी छिड़कता है। बाकी बच्चे हंसते हैं। लिक्विड डेस्क पर फैल चुका है। उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सब मॉक कर रहे हैं। बायशु चुपचाप बैठी रहती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं और आंसू गिर रहे होते हैं। शैन किंगन जीचन की तरफ देखती है, उसकी मदद करो। जीचन धीरे से खड़ा हो जाता है। पूरे क्लासरूम इंस्टेंटली क्वाइट हो जाता है क्योंकि सब जानते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट है। उसकी रेपुटेशन ऑलरेडी बॉस जैसी है। वो उस लड़के के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और काम वॉइस में उसे वाइप करता है। लड़का पहले हंसी रोकने की कोशिश करता है लेकिन जब जीचन कॉलर पकड़ता है वो तुरंत डर जाता है। एंड देन ही से ओके ओके। जीचन क्लास की ओर मुड़ता है और जिसने उसे बुली किया है वो इससे माफ़ी मांगो। छात्र सब घबरा जाते हैं। एक एक करके सब झुककर सॉरी कहते हैं। सारे बुली जनरली डरे हुए होते हैं। कोई रो भी रहा होता है, कोई कहता है कि वो फिर नहीं आएगा स्कूल। जीचन साइलेंटली खड़ा है और डोमिनियरिंग ऑरा पूरी क्लास में छाया हुआ है। बायशु धीरे से सिर उठाती है। उसकी आंखें आंसू से भरी हैं। वो जीचन को देखती है, कुछ बोलती नहीं है लेकिन उसकी नज़र में शौक और ग्रेटिट्यूड ज़रूर होता है। क्लासरूम ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। जीचन जाने को तैयार है। अचानक हवा हल्की ठंडी हो जाती है। डेस्क के किनारे बहुत हल्की फ्रॉस्ट होती है। बायशु धीरे से पूछती है, तुम डरते नहीं हो? जीचन काम रहता है, किससे? मुझसे। कुछ सेकंड साइलेंस रहने के बाद फिर जीचन बोलता है, तुम अगर डेंजरस होती तो आज कोई सेफ नहीं होता। फ्रॉस्ट। बायशु धीरे से कहती है, थैंक यू। जीचन बिना कुछ बोले चला जाता है। क्लासरूम में बस हल्की ठंड बाकी है और एक अनकहा रहस्य भी। बायशु नम आंखों से कहती है, लिन जीचन और शैन किंगन, धन्यवाद। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वह सच में आभारी है। शैन किंगन मुस्कुराकर कहती है, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? ज़रूरत में सहपाठी की मदद करना तो स्वाभाविक है। उस दिन के बाद किंगन जानबूझकर बायशु के पास रहने लगी। वह उससे दोस्ती करना चाहती थी। स्कूल के आंगन में तीनों साथ बैठे हैं। जीचन किताब पढ़ रहा है। किंगन और बायशु साथ में खाना खा रही हैं। जब भी कुछ अच्छा मिलता किंगन सबसे पहले बायशु के साथ साझा करती थी। अब बायशु सच में उनकी दोस्त बन चुकी है। बायशु चिचकते हुए बोलती है, वैसे मैं वह हिचकिचाकर पूछती है, मुझसे बदबू आती है। तुम दोनों मुझे नापसंद तो नहीं करते? उसके चेहरे पर असुरक्षा लाइक इनसिक्योरिटी साफ दिखाई देती है। किंगन से कहती है, ऐसी बात नहीं है। बात भरोसे की नहीं। दर्श अचानक अंधेरे का हो जाता है। फिर छोटी बायशु अकेली बैठी है। उसके चारों
और डरावने साए हैं। वह कहती है, जब से मैं छोटी थी लोग मुझे दूर दूर करते थे, मुझसे नफरत भी करते थे। उसका अकेलापन साफ दिखाई दे रहा होता है। वह आगे कहती है, पहली बार किसी को अपने साथ पाकर जो खुशी मिली है वो जैसे सपना लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि यह सब सच है। किंगन दर्द स्वर में कहती है, नहीं, ये सपना नहीं है। किंगन आगे कहती है, मैं भी एक समय तुम्हारी ही तरह थी। जब तक तुम चाहोगी मैं कभी तुमसे नफरत नहीं करूंगी। बारिशु को गले लगा लेती है। सीजन हल्की मुस्कान के साथ खड़ा है। वह कहता है, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। किंगन जोर से दोहराती है और कहती है, हम हमेशा दोस्त रहेंगे और सबसे अच्छे दोस्त रहेंगे। बारिशु रो पड़ती है। धन्यवाद, आप दोनों का धन्यवाद। उसे अचानक कुछ याद आता है। अरे हाँ, वह कहती है, किंगन, शाओचेन, तुमने हमेशा मुझे अपने खाने से हिस्सा दिया और मुझे दोस्त की तरह अपनाया। वह एक छोटा थैला निकालती है, इसीलिए मैं अभी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। वह अपनी हथेली खोलती है। 2 छोटे 20 फ्रैंक्स दिखाई देते हैं। वह कहती है, ये 20 फ्रैंक्स मुझे पिछले साल जन्मदिन पर मिले, मेरी माँ ने दिए थे। अब मैं इन्हें तुम्हें देना चाहती हूँ। उम्मीद है तुम्हें ये बुरे नहीं लगेंगे। यह सामान्य उपहार नहीं है, किसी बीच से जुड़ी चीज है। जीचेन और किंगन मुस्कुराकर कहते हैं, जरूर, हम इन्हें स्वीकार करते हैं। तीनों साथ खड़े हैं। आकाश में डूबता हुआ सूरज। हम हमेशा हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त रहेंगे। यह उनकी दोस्ती का सबसे खूबसूरत पल था। जब जेचेन शैन किंगन को लगा कि यह दोस्ती हमेशा चलेगी, तभी कुछ अनपेक्षित हुआ। कुछ गलत। किंगन चौंक जाती है। क्या तुम कह रहे हो कि बायशु ने स्कूल बदल लिया? सीचन गंभीर चेहरा बनाकर कहता है, हाँ, मैंने उसे खुद विड्रॉल पेपर्स पढ़ते देखा है। स्कूल के दफ्तर में एक लंबा मजबूत आदमी, किसी जिसकी एक मैकेनिकल आर्म है, बायशु के साथ खड़ा है। प्रिंसिपल कहता है, बायशु की सारी पेपर वर्क पूरी हो चुकी है। उसे सारे रिकॉर्ड्स पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल हैं। इसे साफ संकेत मिलता है कि उसकी आइडेंटिटी साधारण नहीं थी। जीचन सोचता है, तो बायशु की आइडेंटिटी सच नहीं थी, लेकिन बायशु के जाने से भी ज्यादा जो अगली घटना हुई उसने मेरा ध्यान और भी ज्यादा खींचा। बायशु के जाने की तुलना में जो अगला हुआ उसने मेरा ध्यान इतना खींचा। तभी एक सीन में जीचैन अपनी मॉम के कंधे दबा रहा होता है। मॉम खुशी से कहती है कि आज उनकी नोवेल की टाइपिंग बहुत स्मूथ रही। जीचैन की प्रोफेशनल मैसेज टेक्निक से उनका दर्द कम हो गया। हेवनली गिफ्टेड रूट की वजह से चैन ने प्रोफेशनल मैसेज टेक्निक भी मास्टर कर ली है, यानी उसकी सीखने की क्षमता अभी भी बढ़ रही है। टीवी पर न्यूज चलती है, नेक्स्ट अप वी हैव अ मेजर पीस ऑफ न्यूज। फिर अनाउंस होता है, द कायोटो प्रोडिगी हैज डन इट अगेन। तभी सीन पर दिखाई देता है कि एक लड़का बहुत बड़ा पत्थर लेकर 20 लेवल स्टोन एक हाथ से उठा रहा है। न्यूज बताती है सिर्फ 10 साल की उम्र में उसने जीन फ्यूजन का 1000 जिन का बोल्डर एक हाथ से उठा लिया। जीचेन के मन में आता है तो उसने पहले ही जीन फ्यूजन शुरू कर दी। डैड रूम में एंटर करते हैं और टीवी देखते हुए कहते हैं, ये कायोटो प्रोडिगी हर बार कैमरे पर ही क्यों रहता है? क्या वो इन्फ्लुएंसर बनकर कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है? हल्का मजाकिया माहौल जस्ट पेरेंट्स डिस्कशन करता है। डैड कहते हैं, वो 1000 ईयर मार्शल आर्ट्स फैमिली से हैं, शायद उनके पास एडवांस जीन फ्यूजन टेक्निक्स हो। मॉम सवाल करती हैं, लेकिन अपने ही बच्चे को टेस्ट सब्जेक्ट बनाना ठीक है? डैड जवाब देते हैं, मार्शल आर्ट्स क्लैन के लिए इंडिविजुअल सेक्रीफाइस नॉर्मल है, तभी तो उन्हें मार्शल आर्ट्स क्लैन कहा जाता है। जीचैन अकेला सोच रहा है। वो कैलकुलेशन करता है। पहले वो 100 केजी उठा सकता था, जीन फ्यूजन के बाद वो 500 केजी उठा सकता है, यानी 5 फोल्ड इंक्रीज। फिर अपने बारे में सोचता है, लेकिन मैं सिर्फ 8 साल का हूँ और बिना जीन फ्यूजन के भी 300 केजी उठा सकता हूँ। जीचैन अपनी मुट्ठी भींचता है और हल्की मुस्कान देता है।
वो सोचता है लगता है मेरा पोटेंशियल उससे भी ज़्यादा है। यहाँ वो क्लियर कर चुका होता है जीचन को अपनी नेचुरल ग्रोथ और सिस्टम ड्रिवन पूरा भरोसा है। वो अभी तक जीन फ्यूजन शुरू किए बिना ही इतना स्ट्रांग है। एक ऐसी कैलकुलेशन के बाद भी मैं अपने भविष्य को लेकर कॉन्फिडेंट था, लेकिन वो तब तक था जब तक मैंने अगली खबर नहीं देखी और पहली बार संजय की डर के नीचे दब जाना क्या होता है। टीवी पर अचानक फ्लैश आता है, ब्रेकिंग न्यूज़। फिर आवाज़ आती है, एक पड़ोसी देश से भयानक बीस्ट अटैक हुआ है। गवाहों के फुटेज से पता चलता है कि हमलावर एक जियांट म्यूटेंट रैट हो सकता है। रात एक सीन आता है, रात का शहर, आसमान काला, गगनचुंबी इमारतें झुकी हुई, एक विशाल डरावना म्यूटेंट बीस्ट सड़कों के बीच खड़ा है। उसके शरीर में मांसपेशियां उभरी हुई हैं, आंखें चमक रही हैं, लोग भाग रहे हैं, कुछ बीस्ट इमारतों पर चढ़े हुए हैं, पूरी जगह एकदम चौस है। एक औरत उस म्यूटेंट बीस्ट के सामने फंसी हुई है, वो डर के मारे चिल्लाती है, हेल्प, कोई बचाओ प्लीज। बीस्ट अपना बड़ा जबड़ा खोलता है, दांतों से लाट टपक रही है, पिछले दृश्य में बिजली कड़कती है। अचानक से बीस्ट के खून की छींटें दिखाई दे, तेज अटैक का संकेत मिलता है।